हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम लिटरेरी टर्म्स के थर्ड सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 76 से अपनी बात को अपनी क्लास को शुरू करेंगे। पिछले दो सेशंस में हमने क्वेश्चन 75 तक डिस्कस कर लिया है विद एक्सप्लेनेशन और उम्मीद है कि वो दोनों सेशन आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए ताकि एक क्रम में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाए। Hello, I am Noor Alam. I welcome you to my YouTube channel English Classes. Let's begin our journey with question number 76. Complete the statement given below with appropriate option. ये हमारे सामने एक स्टेटमेंट है जिसको हमें कंप्लीट करना है। देखते हैं क्या कहा है इसमें। सोजियोर बिलीव्ड, मानते थे दैट की सिंक्रोनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स, कि चीजों का सिंक्रोनिक जो एक्सप्लेनेशन है डेमोन्स्ट्रेट्स वो प्रदर्शित करता है कि हाउ फॉर्म्स एंड मीनिंग्स आर इंटररिलेटेड, कि किस तरह से फॉर्म्स एंड मीनिंग्स जो शब्दों के रूप है या उनके जो मतलब है वो इंटररिलेटेड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो हमारे सामने जो है वो चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन में जो ऑप्शन होगा एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन पार्टिकुलर लैंग्वेज और सिस्टम, यानी जब हम अपन किसी भी शब्द को किसी लैंग्वेज में यूज करते हैं तो वो कहाँ पे यूज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसके अर्थ को हम दूसरे शब्दों के साथ में रिलेट करके होते हैं। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 77, हाउ मेनी फोनेम्स आर देयर इन द वर्ड सम। फोनेम तो समझ लीजिए, फोनेम्स जो है वो साउंड की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, साउंड की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? फोनेम्स कहलाती है। अब पूछा है कि सम में कितने फोनेम्स हैं, तो आंसर होगा हमारा 3, सा आ मा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कौन सी बात ट्रेजेडी का पार्ट नहीं है? फेबल एक कहानी, स्पेक्टेकल एक दृश्य, डिक्शन भी होता है, इमिटेशन होता है क्या? नहीं। तो ये जवाब जो है इन्होंने दिया है, देखिए क्या क्या है। प्लॉट होता है ट्रेजेडी के एलिमेंट्स में, कैरेक्टर होते हैं, डिक्शन होता है, थॉट होता है, स्पेक्टेकल होता है एंड मेलोडी होती है। ठीक है, और होता क्या नहीं है? हमारा इमिटेशन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79, 79 में कहा है द प्लेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूरो अमेरिकन प्लेराइट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। देखिए सैमुअल बेकेट थिएटर ऑफ एब्सर्ड से संबंधित है, जीन गेंट भी गेंट भी और यूजीन यूनेस्को भी। ठीक है, तो जो संबंधित नहीं है वो कौन है? एडवर्ड बॉन्ड है, जिनको हम द थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेट नहीं कर सकते हैं या उससे इनको नहीं जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 देखिए। Which of the following is an example of कैंपस नॉवल? कैंपस नॉवल का एक एग्जाम्पल बताइए। देखिए कैंपस नॉवल पहले समझ लीजिए, वो एक ऐसा नॉवल जो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस के इर्द गिर्द घूमता है, उसको अपन कैंपस नॉवल कहते हैं। आसान है याद रखना। इसका जो एग्जाम्पल है वो है लकी जिम, और वो किसने लिखा है? देखिए कैंपस नॉवल ऑल्सो कॉल्ड अकेडमिक नॉवल, इसे अकेडमिक नॉवल भी कहते हैं। ये एक नई बात मिली, उसको ध्यान रखिए। इज अ नॉवल एक नॉवल है, दैट्स स्टोरी जिसकी कहानी अराउंड और अबाउट अ कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास घूमती है। द जॉनरा इज सेट टू हैव स्टार्टेड इन 1950। जो जॉनरा है 1950 के आसपास शुरू हुआ। द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी बाय मैरी मैकार्थी written in 1552 is often called the first campus novel. मैरी मैकार्थी पहली कैंपस नॉवल कहलाती है, मैरी मैकार्थी। और जो ये आपकी लकी जिम है जो 1954 में आई थी, ये किंसले एमिस ने लिखी है। ठीक है, और ये भी क्या है? कैंपस नॉवल है। 81 देखिए, हुज नॉवेल्स आर कॉल्ड द नॉवेल्स ऑफ मैनर्स। किसके नॉवल ऑफ मैनर्स कहे जाते हैं? नन अदर देन जेन ऑस्टेंस। ठीक है, नॉवेल्स ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क राइटिंग वाज डेवलप्ड बाय जैक्स डेरिडा। और जैक्स डेरिडा एक बात के लिए और फेमस है, वो कहलाता है डीकंस्ट्रक्शन। इसको ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के लिए भी आपके जैक्स डेरिडा प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 83। द टेक्स्ट कंसिडर्ड टू बी बाय न्यू क्रिटिक्स ऑटोटेलिक। टेक्स्ट इज कंसिडर्ड, टेक्स्ट को क्या माना जाता है? ऑटोटेलिक माना जाता है नए क्रिटिक्स के अनुसार। देखते हैं जरा। टेक्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी ऑटोटेलिक बाय न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये हमारा आंसर है। द न्यू क्रिटिक्स emphasized क्लोज रीडिंग, क्लोज रीडिंग पर एम्फोसाइज करते हैं एज अ वे टू एंगेज विथ अ टेक्स्ट, की किसी टेक्स्ट से आप अपने को अगर एंगेज करना चाहते हैं तो आपको क्लोज रीडिंग करनी होगी। एंड पेड क्लोज अटेंशन, और बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा टू इंटरेक्शन बिटवीन फॉर्म एंड मीनिंग, उसके फॉर्म और मीनिंग को समझने के लिए या उससे इंटरेक्ट करने के लिए। द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म, ये जो टर्म है न्यू क्रिटिसिज्म, ये दिया गया है जॉन क्रोव रैनसम के द्वारा 1941 में। ये 2-3 पॉइंट हैं। ये न्यू क्रिटिसिज्म किसने दिया? तो जॉन क्रोव रैनसम ने दिया। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक जेम्सन, पोस्ट मॉडर्न कल्चर इज एसोसिएटेड विथ मल्टीनेशनल। फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार पोस्ट मॉडर्न जो कल्चर है, यानी आधुनिकतावाद के बाद का जो कल्चर है, वो मल्टीनेशनल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डेवलप्ड द टर्म स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म? गायत्री चक्रवर्ती ने इसे दिया था। स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म को गायत्री चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक्स टर्म्स इज एसोसिएटेड विथ प्रीस्क्रिप्टिविज्म? ये दिया है करेक्टनेस के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक टर्म्स इज एसोसिएटेड, जो करेक्टनेस है वो प्रीस्क्रिप्टिविज्म से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस थ्योरी द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ स्ट्रांगली फेल्ट इमोशन इज कॉल्ड अनुभव। जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, स्ट्रांगली फेल्ट करते हैं, तो वो क्या है? अनुभव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88। अकॉर्डिंग टू रस स्कूल, काव्य एंड नाट्य आर सिनोनिम्स। करें, जो काव्य है और जो नाट्य है ना, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। किनके अनुसार? रस स्कूल के अनुसार। देखिए, ये तो हमारा आंसर हो गया। काव्य क्या है? इट इज हाईली आर्टिफिशियल संस्कृत लिटरेरी स्टाइल। ये एक हाईली आर्टिफिशियल, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल संस्कृत लिटरेरी स्टाइल है। एम्प्लॉयड इन द कोर्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि भारत के दरबारी ग्रंथों में देखने को मिलती है। फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज, शुरुआती सदियों से ही। नाट्य क्या है? नाट्य रिफर्स टू द थिएट्रिकल डांस आर्ट ऑफ इंडियन ओरिजिनेटिंग इन द टेम्पल। और जो ये नाट्य है, ये थिएट्रिकल डांस को बताता है। ऑफ इंडिया ओरिजिनेटेड, जो कि इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ, इन द टेम्पल एंड स्टिल डिवोटेड लार्जली टू द enactment of divine epics and embracing an elaborate system of body postures, hand gestures and foot movements। और ये जो है स्टिल डिवोटेड लार्जली, अभी भी बहुत सारे लोग अपने को इसमें डिवोट किए हुए हैं, और वो चेहरे के हाव भाव, अपने हाथों के पैरों के चलाने को, उनके हाव भाव को अभी भी जो है वो इसको ग्रहण करते हैं, या इसमें जो है इनको सीखते हैं और प्रस्तुति भी देते हैं। एम्ब्रेसिंग एन एलाबोरेट सिस्टम ऑफ बॉडी, और ये जो लोग हैं ना, डिवाइन एपिक्स, ये जो हमारी दैवीय ग्रंथ हैं, और एम्ब्रेसिंग एन एलाबोरेट सिस्टम ऑफ बॉडी पोस्चर्स, इन दैवीय ग्रंथों के अलावा ये लोग जो है एम्ब्रेसिंग एन एलाबोरेट सिस्टम ऑफ बॉडी पोस्चर्स, ये अपने शारीरिक पोस्चर्स को भी इसमें जो है हासिल करने की कोशिश करते हैं या हासिल करते हैं।
यानी नाट्य का मतलब ये है कि ये एक तो पहले तो इंडियन ओरिजिन है, जो पहले मंदिरों से शुरू हुआ था। शिव जी को नाट्य शास्त्र में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, भगवान नटराज को भी, है ना, इसी तरह से और भी। तो बहुत से लोग आज भी इसमें पूरी तरह से डिवोट है, इनका कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट, 1 सेकेंड। चलिए मैच कर लेते हैं भाई। हेमार्शिया है, पेरिपीशिया है, एनाग्नोरसिस है और सिजूरा है। सिजूरा क्या होता है? अ पॉज इन अ लाइन, ठीक है। और एनाग्नोरसिस क्या होता है? रिकॉग्निशन होता है, पहचान जाना, ठीक है। हेमार्शिया क्या होता है? अ सडन रिवर्सल। और अब बचा लास्ट, वो तो आप मिला ही लेंगे, होशियार है भाई, है ना। चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं अपन, आंसर में दिया है क्या। देखिए, हेमार्शिया इज कॉल्ड ट्रेजिक फ्लो, ठीक है। पेरिपीशिया क्या है? रिवर्सल। अच्छा, रिवर्सल द टर्निंग पॉइंट। तो जो हमारा आंसर है वो बी है। इसको एक बार मैच कर लेते हैं, शायद हेमार्शिया वाला उल्टा हो गया, ट्रेजिक फ्लो होता है। हेमार्शिया जो है वो एरर, ये हेमार्शिया ये होगा, हेमार्शिया आपका ये होगा, और पेरिपीशिया जो है वो ये सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होगा, पेरिपीशिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बार उनको देख ही लीजिए। तो हेमार्शिया क्या है भाई? ट्रेजिक फ्लॉ है या कोई गलती है, भयानक गलती। पेरिपीशिया क्या है? रिवर्सल, द टर्निंग पॉइंट इन ड्रामा आफ्टर विच द प्लॉट मूव्स स्टीडली टू इट्स एंड में। द टर्निंग पॉइंट इन द ड्रामा, ड्रामा में टर्निंग पॉइंट पेरिपीशिया कहलाता है। रिवर्सल इसको आप कह सकते हैं। इनॉग्नोसिस क्या है? रिकॉग्निशन है। इन अ लिटरेरी वर्क द स्टार्लिंग डिस्कवरी दैट, स्टार्टलिंग होना चाहिए, प्रोड्यूसेस अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। जब हीरो को या प्रोटोगनिस्ट को अपनी किसी इग्नोरेंस टू नॉलेज, गलती का एहसास होता है और वो ज्ञान की तरफ आता है अपनी अज्ञानता से, तो उसको एनाग्नोसिस कहते हैं। पहचान के साथ रिकॉग्निशन शब्द ध्यान रखिए। सेजुरा, स्टॉप और पॉज इन अ मेट्रिकल फुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इलेजी। इलेजी के बारे में क्या सही है क्या गलत है देख लेते हैं। Elegy originated in ancient Greece where the Greeks just do this composition by its form and content. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। Elegy nowadays takes होगा भाई, nowadays takes its name from its subject matter not from its form। तो इसमें अपने को बताना है कि वन सही है, ये दोनों सही हैं, या सिर्फ 2 नंबर सही है। तो 90 का अपन आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। बोथ ए और बी दोनों सही है, यानी ये ग्रीक ओरिजिन है। और आजकल जो है इसको डेथ ऑफ, अच्छा देख लीजिए, इलेजी मेडिटेटिव लिरिक पोएम है, ठीक है। लेमेंटिंग द डेथ ऑफ पब्लिक पर्सोनेज और अ फ्रेंड, किसी प्यारे के लिए जब हम शोक करते हुए लिखते हैं वो इलेजी है। बाय एक्सटेंशन एनी रिफ्लेक्टिव लिरिक ऑन द ब्रॉडर सेंस ऑफ ह्यूमन मोरालिटी, ठीक है। चलिए, द वर्ड इलेजी ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक एलिगोस, एलिगोस से लिया गया है इसको, जिसका नाम है जिसका मतलब होता है फ्यूनरल लेमेंट, ठीक है। इट वॉज अमंग द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ एंशियंस, दो इन ग्रीक लिटरेचर इट रिफर्स टू स्पेसिफिक वर्स फॉर्म एज वेल एज इमोशंस कन्वेड बाय। और आजकल क्या है? नाउअडेज, आजकल, टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट मैटर। अब इसका नाम उसके सब्जेक्ट मैटर से पड़ता है, ना कि इसके फॉर्म से, ठीक है। तो ये ग्रीक ओरिजिन भी है और आजकल इसे सब्जेक्ट मैटर से पहचाना जा रहा है, ना कि इसके फॉर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फर्स्ट ब्रॉट मेटाफिजिकल पोएट्री टू लाइमलाइट, एच जेसी गियर्सन एंड टी एस इलियट। मेटाफिजिकल पोएट्री को एच जेसी गियर्सन और टी एस इलियट लाइमलाइट में लेकर के आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who among the following writers is called a dramatist of the theatre of the absurd? इनमें से कौन है? वो है हेरोल्ड पिंटर। और ये जो टर्म है ये द थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज अ टर्म कॉइंड बाय क्रिटिक मार्टिन एसलिन ने
थिएटर ऑफ एब्सर्ड का टर्म दिया था, ठीक है, इन्हीं से थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में। अगला है टर्जा रीमा इज अ स्टेंजा फॉर्म। टर्जा रीमा जो है वो एक स्टेंजा फॉर्म है of 3 lines in iambic meter with the rhyme scheme ABA followed by BCB in the next stanza of 3 lines, यानी इसमें कह रहा है कि क्या ये कोई ऐसा स्टेंजा है जिसमें 3 लाइन होती है, आइम्बिक मीटर होता है, राइम स्कीम ए होती है और उसको फॉलो किया जाता है BCB स्टेंजा के द्वारा। अगला देखिए क्या है, ऑफ 3 लाइन्स इन एन अपेस्ट मीटर विथ राइम स्कीम ABC फॉलोड बाई BCA, और क्या ये ऐसा स्टेंजा है जो एनापेस्ट मीटर में होता है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या ABC होती है और क्या ये BCA के द्वारा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑफ 3 लाइन्स कैन डेक्टाइल मीटर विद द राइम स्कीम ABB फॉलोड बाई BBC, क्या ये कोई ऐसा स्टेंजा है जो 3 लाइन का है, डेक्टाइल मीटर में लिखा गया है, राइम स्कीम ABB है फॉलोड बाई BCC है, या ये कोई ऐसा स्टेंजा है 3 लाइन्स का जो ट्रोकोइक मीटर में है विथ द राइम स्कीम ऑफ ABB फॉलोड बाई BCC। अच्छा, तो जो देखिए टर्जा रीमा जो है ना, ये हमारा ऑफ 3 लाइन्स स्टेंजा है, 3 लाइन्स स्टेंजा आइम्बिक मीटर में होता है, इसकी राइम स्कीम ABA है और ये फॉलो किया जाता है BCB के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94. There are some statements given below in difference with the term prosody. Find out incorrect statement. prosody के बारे में कुछ ये दिए हुए टर्म्स, इनको अपन सीधे आंसर में चेक करेंगे। The third and the fourth are correct. ठीक है, थर्ड में क्या है, इट इज ऑल्सो स्टडीज। थर्ड और फोर्थ अपन पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। थर्ड और फोर्थ किसके बारे में है, ये प्रोसोडी के बारे में, ये ध्यान रखना है, ठीक है, प्रोसोडी के बारे में है। It also studies figures of speech, ठीक बात है। It does not include study of speech, sound patterns and effects, ठीक है। तो 3 and 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95. Who among the following has defined tragedy and imitation of an action that is serious? Aristotle. एरिस्टोटल ने अपनी किताब पोएटिक्स में कहा है कि जो ट्रेजिडी है ये एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का इमिटेशन है, दैट इज सीरियस जो गंभीर है, कंप्लीट पूरा है, एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड और जिसका कुछ ना कुछ एक मैग्नीट्यूड भी है। चलिए 96 देखिए, इन अ ट्रेजिडी द टर्म कैथारसिस कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एज, कैथारसिस को आप किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये हमारा होगा बी नंबर, और बी में दिया है परगेशन ऑफ एक्सेसिव इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। परगेशन ऑफ एक्सेसिव इमोशन पिटी एंड फियर, इसको अपन कहते हैं कैथारसिस। देखिए, इन अ ट्रेजिडी, किसी ट्रेजिडी में कैथारसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस। रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत तगड़े या बहुत ऐसे इमोशंस को छोड़ जिसका सामने वाले पे बहुत ज्यादा असर हो, थ्रो किसके द्वारा, पिटी, दया एंड फियर और भय के द्वारा, ठीक है, तो उसको अपन कैथारसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97। अच्छा चलिए, द टर्म यूटोपिया डिजिग्नेट्स द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग्स दैट रिप्रेजेंट द एलाइट क्लास एंड हाईली एजुकेटेड सोसाइटी शोन द इंटेलिजेंट एंड रेशनल वे ऑफ लाइफ। उसके दो और कहाँ चले गए भाई, चलिए दो ऑप्शन अपन इधर देख लेते हैं। रिप्रेजेंट्स एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ, यही होगा, यूटोपिया यही कहलाता है मूर्खों का स्वर्ग, या और क्या कहलाता है, इमेजिनरी लैंड, एक काल्पनिक दुनिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98। सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील are the characteristics of which of the following dramatic form?
सेंसेशनलिज्म और एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल किसके मेलोड्रामा के क्या है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, सेंसेशनलिज्म और एक्स्ट्रावेगेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is not true about a सोलोलकी। सोलोलकी के बारे में क्या ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो सोलोलकी इज a literary device in the form of, ये भैया एफ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एफ है। यूपी पीजीटी में पूछा गया है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। A soliloquy is a speech which a character alone on the stage expresses thoughts and feelings। तो सही है, अकेले होता है कोई कैरेक्टर और अपने विचारों को और भावनाओं को व्यक्त करता है। It enables a dramatist to convey directly to an audience important information about a particular audience। ठीक है। In a soliloquy, one imaginary speaker addresses an imaginary audience। अगला है सोलोलकी was extensively used by the playwrights of Elizabethan and Jacobean periods। ठीक है, ये तो बात सही है कि एलिजाबेथन जो राइटर थे या आपके जो जैकोबियन राइटर्स थे, इन्होंने उसका बहुत यूज किया है। तो ये एफ क्यों है, ये बात समझनी है। UPSESSB has given the answer F, but option A and C both are correct। हाँ, समझिए कि जो आंसर नंबर ए और बी है ना, ये दोनों सही है भाई, एक के दो आंसर तो नहीं सही हो सकते हैं। और जो अपन ने पढ़ा है अभी, वो क्या पढ़ा है कि सोलिलकी, जो सोलिलकी होती है एक स्पीच होती है, जो कि कोई कैरेक्टर होता है, इसमें वो अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करता है और ये ड्रामाटिस्ट को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी बहुत काम आती है, किसी के बारे में किसी तक पहुंचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगर कोई एक दिया होता तो सही होता, बस ए और बी दोनों है तो फिर वहीं से गड़बड़ है मामला। Which of the following is not held to be one of the four primary fluids to determine a person's physical condition and type of character? रेफरेंस क्या है इसका? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में इनमें से किसे प्राइमरी फ्लूइड्स में नहीं लिया जाता है टू डिटरमाइन अ पर्सन, जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी पर्सन के फिजिकल कंडीशन के लिए टाइप ऑफ कैरेक्टर, और वो किस प्रकार का व्यक्ति है उसको बताते हैं। तो इन चारों में से वो कौन नहीं है? तो ब्लड हो जाएगा, कॉलर हो जाएगा, येलो बाइल और ब्लैक बाइल भी होता है। ये जो सिंगिश दिया है ये नहीं होगा। ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को, उसकी फिजिकल कंडीशन को जानने के लिए हमारा ये तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे और जो ये वाला है वो इनकरेक्ट होगा। एक बार इसके लिए और इम्पोर्टेंट जो है वो जान लीजिए कि जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, ये हमारा जो टाइटल है या टर्म है वो दिया गया था बेन जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा? बेन जॉनसन के द्वारा, जो एक एलिजाबेथन राइटर या प्ले राइट थे। इन्हीं ने ही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को पहली बार प्रेजेंट किया था। ठीक है, चलिए। तो ब्लड, कॉलर, मेलनकली ये होते हैं, लेकिन जो सिंगिस है वो इसमें नहीं होता। ठीक है भाई, जो इसमें एक और होता है तत्व वो देख लीजिए, वो कहलाता है फ्लेम। PHLEG और M, ये चार वो तत्व हैं, ब्लड, फ्लेम, कॉलर और मेलनकली, जो आपके फ्लूइड्स में माने जाते हैं किसी व्यक्ति के, और उसी से उसके टाइप ऑफ कैरेक्टर और उसकी फिजिकल कंडीशन को अपन बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तैयारी रखिए, खूब मेहनत से पढ़िए, बार बार रिवीजन में बहुत दिमाग लगाइए कि वीडियो को 2-2, 4-4 बार देखिए ताकि चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।